हेलो, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, हमने एक वीडियो स्टार्ट किया था, एक कैंपेन टाइप का स्टार्ट किया था जिसमें हमने 1 मार्क्स के वीडियो बनाना स्टार्ट किया फॉर फॉर बोर्ड एग्जाम्स जो स्टूडेंट देने वाले हैं उनके लिए। अभी बच्चे क्या करते हैं, बच्चों का बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि यार 1 मार्क के क्वेश्चन कहाँ से ज्यादा मिल सके, जितना वैरायटी मिल सके हम सॉल्व कर पाए होता। क्योंकि होता क्या एग्जाम में आपको अदर क्वेश्चंस पे मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन 1 मार्क्स का क्वेश्चन अगर रॉन्ग हो गया तो पूरा मार्क्स कट जाता है। तो ये वीडियो बनाने का हमारा मोटिव ये है कि आपके मार्क्स 1 मार्क में नहीं कटना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे वीडियो को, नोटबुक पेन लेके बैठ जाइए, सॉल्व करिए साथ में, डेफिनेटली आपके मार्क्स नहीं कटने दूंगा यहाँ। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। हमने इसके पहले 4 लेक्चर्स शूट कर लिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इसके लिए। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है इस तरह से कि एन इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स ऑन। इलेक्ट्रिक फ्यूज आपने देखा रहेगा, फ्यूज के बारे में आपने पढ़ा है कि फ्यूज इज नथिंग बट एक टाइप का एमसीबी। ये लोग क्या करते हैं, इनका काम है सर्किट ब्रेक का। सर्किट को ब्रेक कर देते हैं। सर्किट को ब्रेक कब करते हैं? सर्किट ब्रेक कब होगा? ऑन हीटिंग। और सर्किट हीट कब होगा? जब एक्सेस करंट पास होगा तब। तो जब एक्सेस करंट पास होगा, हीट प्रोड्यूस होगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा और फ्यूज काम करना बंद कर देगा। ये तो मतलब क्या है, ये फ्यूज और एमसीबी एज अ प्रिवेंटिव डिवाइस नहीं है, इनको प्रिवेंटिव डिवाइस बोला जाता है। प्रिवेंट करते हैं हमारे घर के अप्लायंसेस को, ताकि हमारे घर के अप्लायंसेस तक एक्स्ट्रा करंट नहीं पहुंचे। तो अब ये प्रिवेंटिव मेथड किसके ऊपर काम कर रहे हैं? हीटिंग की क्या काम कर रहे हैं? हीट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आपने पढ़ा है कि केमिकल इफेक्ट तो नहीं होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट तो नहीं होगा, लाइटिंग इफेक्ट तो नहीं होगा। होगा क्या? हीटिंग इफेक्ट। इसका ऑप्शन डी राइट है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। The next question is, which of the following scientists invented the rule of electromagnetic induction? जब भी आपको आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में तो आपको याद रखना है किससे स्टार्ट हो रहा है? ई से। ई के बाद क्या आता है? एफ क्या है? फराडे। तो माइकल फराडे ने इन्वेंट किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। माइकल फराडे वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गेव आइडिया अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये आपके बुक के क्वेश्चन है। ये मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि ये आपको नेक्स्ट चैप्टर का पूछ दिया है, चैप्टर नंबर 5 का पूछ दिया है। इसको अवॉइड करेंगे करना ये। अगर आपको इसके आंसर पता है तो आप जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा कि इसके आंसर क्या है, लेकिन ये चैप्टर नंबर 5 का है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। करेक्ट आंसर बताना है इसके अंदर से, इसका आंसर क्या होगा। ये डायग्राम आपको दिख रहे हैं, ये डायग्राम दिख रहे हैं, ऊपर का कंटेंट सेम है, ये आपके बुक का है, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। यहाँ पे देखेंगे अगर आप, यहाँ पे 2 रजिस्टर को सीरीज में लगाया है, यहाँ पे 2 रजिस्टर को पैरेलल में लगाया है। और जब हमने रजिस्टर्स के बारे में पढ़ा है, सीरीज अरेंजमेंट और पैरेलल अरेंजमेंट, तो जब हम सीरीज में अरेंज करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू I होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I2 होता है, I होता है। मतलब क्या है, यहाँ पे करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है एज कम्पेयर टू यहाँ पे, या यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे रेजिस्टेंस कम होता है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आएगा RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 आता है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कम आता है, RP इज इक्वल्स टू आता है R1 प्लस R2, सॉरी R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये वैल्यू आता है। अगर आपने पढ़ा है, कंसेप्ट आपको क्लियर है, तो आपको समझता रहेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ पैरेलल और सीरीज में। तो इस केस में जब आप वैल्यू निकालेंगे सीरीज और पैरेलल का, तो रेजिस्टेंस इसका ज्यादा आएगा, इसका रेजिस्टेंस कम आएगा। रेजिस्टेंस कम आ रहा है मतलब करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है। हमेशा याद रखना, आरपी का वैल्यू क्या रहेगा? कम रहेगा। आरपी का वैल्यू कम रहेगा किससे? आरएस से। अब जितना आरपी कम है उतना क्या रहेगा? आई ज्यादा रहेगा, आईपी ज्यादा रहेगा किससे? आईएस से। तो करंट ज्यादा फ्लो होगा किसके अंदर? पैरेलल के अंदर। यहाँ पे याद रखना, बस पैरेलल में करंट ज्यादा फ्लो होगा, तो उसके हिसाब से कंडीशन बनाने हैं कि द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड ही पूछा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूछा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा, किसी सर्किट में से फ्लो होगा, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा।
तो इसमें करंट ज्यादा फ्लो होगा, इसमें करंट कम फ्लो होगा, इसका रेजिस्टेंस कम रहेगा, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा। जिसमें रेजिस्टेंस कम उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। देखते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ए इज लार्जर, ऑब्वियसली इसमें लार्जर नहीं रहेगा क्योंकि करंट कम फ्लो होगा या रेजिस्टेंस ज्यादा है इसका। याद रखना, रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम फ्लो होगा, तो ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि करंट मैग्नेटिक फील्ड के लिए ज्यादा करंट चाहिए रहेगा। द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज बी इज लेस, नहीं बी लेस नहीं है क्योंकि यहाँ पे करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है। याद रखना, यहाँ पे करंट क्या है? मोर है, ज्यादा है। यहाँ पे करंट क्या है? कम है। द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ए एंड बी सेम नहीं, ए और बी सेम नहीं है, तो बच्चा कौन सा? लास्ट आंसर। द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ए, इस ए का क्या है? लेस है देन बी हो, करेक्ट। ए का मैग्नेटिक इंटेंसिटी कम है किसके कंपेयर में? बी में, क्योंकि इसमें ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, इसमें कम करंट फ्लो हो रहा है तो कम मैग्नेटिक इंटेंसिटी रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना। अगर आपको एक बार मैं नहीं समझा तो वापस से वीडियो को बैकवर्ड करिए, पीछे जाके देखिए कंसेप्ट क्या है ये। अगर आपको सीरीज और पैरेलल में कंफ्यूजन है तो भी अपने डाउट कमेंट कर दीजिए, सर वी हैव प्रॉब्लम इन अ सीरीज एंड पैरेलल अरेंजमेंट, आई विल एक्सप्लेन इट। मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा आपकी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन लाइक कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब in an electric bulb coil of dash metal is used। इसको तो छोटा सा बच्चा ही बता सकता है। इसमें क्या यूज होता है? टंगस्टन। जो भी इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन मेटल यूज किया जाता है। These days when current in the circuit suddenly increases, जब करंट, हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था, सबसे पहला क्वेश्चन ही हमने डिस्कस किया था फ्यूज के बारे में, कि जब भी सर्किट में करंट इंक्रीज हो जाता है तो हमारे डिवाइसेस या हमारे घर के अप्लायंसेस है उसको बचाने के लिए एक प्रिवेंटिव डिवाइस यूज किया जाता है। उस प्रिवेंटिव डिवाइस का नाम क्या होता है? MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप भी नोटबुक और पेन लेके बैठिए, आप लिखते जाइए, कंसेप्ट क्लियर करवाते जाइए, सॉल्व करते जाइए, क्योंकि जितना लिखेंगे उतना याद रहेगा। Which of the statement given below correctly describe the magnetic field near the long straight current carrying conductor? कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके हिसाब उसमें से अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें बताना है। तो नीचे कुछ स्टेटमेंट दिया है, देखते हैं क्या दिया है स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट दिया है कि द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। नहीं, मैग्नेटिक फील्ड कभी भी कंडक्टर के परपेंडिकुलर नहीं रहेगा। ये द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर पैरेलल भी नहीं रहेगा। समझ लो क्या बोल रहा है? इसका मतलब ये है कि अगर ये कंडक्टर है, कंडक्टर में से मैग्नेटिक फील्ड पास होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा परपेंडिकुलर पास होगा? नहीं, परपेंडिकुलर भी पास नहीं होगा। पैरेलल पास होगा क्या? इसके नहीं, ऐसा पैरेलल भी पास नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर परपेंडिकुलर टू कंडक्टर गोइंग रेडियली आउटवर्ड, नहीं, ये भी नहीं होगा। द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर इन कंसेंट्रिक सर्कल, वेरी गुड, ये वाला राइट आंसर। सर्कल बनाएंगे, जब भी कंडक्टर है उसके चारों तरफ क्या करेंगे लोग? सर्कल बनाएंगे। जैसे मान लो अगर ये कंडक्टर है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसा बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, an induced current is produced when the magnet is moving, the magnet is moved in the coil, the magnitude of induced current does not depends upon। बोला कि जब भी किसी करंट में, कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है तो, जैसे फिर से समझना, an induced current is produced when the magnet is moved in the coil। बोला है कि अगर कोई इसके आगे ये कंडक्टर है, यहाँ पे मैग्नेट लगा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का मैग्नेट लगा है। अब बोला है कि इसके अंदर से जो करंट इंड्यूस्ड हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट डज नॉट डिपेंड। जो करंट इंड्यूस्ड हुआ है, करंट प्रोड्यूस हुआ है, वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। डज नॉट डिपेंड्स अपॉन लिखा क्या? डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। तो जो कितना करंट इंड्यूस होगा वो डिपेंड करेगा कि मैग्नेट को कितना तेजी से आपने घुमाया है। मैग्नेट जितना स्पीड घूमेगा उतना ज्यादा करंट इंड्यूस होगा, मैग्नेट जितना स्लो घूमेगा उतना कम करंट इंड्यूस होगा। पहला वाला राइट आंसर है, राइट मींस करेक्ट है। वो पूछा डज नॉट डिपेंड, पहले वाले के ऊपर डिपेंड करता है। अगला क्या है? द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। ऑब्वियस है, कितना कॉइलिंग किया है आपने, जितना नंबर ऑफ कॉइल रहेगा उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, इसके ऊपर डिपेंड करेगा।
इसके ऊपर नहीं डिपेंड करेगा रजिस्टिविटी के ऊपर। रजिस्टिविटी कितना भी रहने दो, करंट कितना इंड्यूस हुआ है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्पीड ऑफ मैग्नेट कितने स्पीड से मूव कर रहा है, कितना नंबर ऑफ कॉइलिंग है, कितना नंबर ऑफ मैग्नेट का कितना स्ट्रेंथ है, इन तीनों के ऊपर डिपेंड करेगा। सी वाले के ऊपर, रजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो आपका ऑप्शन सी क्या है राइट आंसर इसका। नाइन्थ में दिया है कि डैश आर यूज्ड इन द डोमेस्टिक अप्लायंसेस लाइक मिक्सर, वॉशिंग मशीन एंड द रेफ्रिजरेटर। आपको पता है कि जो हमारे घर के अप्लायंसेस हैं, मिक्सर, वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर, किसके ऊपर काम करते हैं? तो ऑब्वियस है, हमने पढ़ा है कि रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, ये सब में क्या, वॉशिंग मशीन, इन सब में मोटर लगा है। तो देख के मुझे लगेगा कि ये वाले दोनों ऑप्शन तो नहीं रहेंगे, क्योंकि ये जनरेटर दिया है। जनरेटर का काम क्या होता है? जनरेटर का काम क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जनरेटर क्या करता है, व्हाट इज फंक्शन ऑफ जनरेटर। यहाँ पे बचा बस दो चीज, इसमें मोटर ही लगा रहे हैं, एसी मोटर की डीसी मोटर। ऑब्वियस है आपके घरों में एसी मोटर, एसी करंट आता है, एसी आता है, अल्टरनेटिंग करंट आता है। तो यहाँ पे डिवाइस कौन सा हो जाएगा? एसी मोटर इज द राइट आंसर। समटाइम्स एक्चुअली क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है ये, कहीं कहीं पे आपको डीसी मोटर भी दिया रहेगा। तो हमने पढ़ा है कि एक ऐसा डिवाइस होता है जो एसी को डीसी में बदलता है या जो डीसी को एसी में बदलता है। क्या आपको पता है कि एक ऐसा डिवाइस कौन सा है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है? तो जल्दी से अपने आंसर कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 10 इज लाइक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मीन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब होता क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कंडक्टर नहीं, प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं, प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं, जनरेशन ऑफ करंट, प्रोडक्शन ऑफ करंट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब क्या? जनरेशन ऑफ करंट इन द कॉइल ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब, इसलिए उसको बोला इंड्यूस करंट बोला जाता है। आपने मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोवाइड किया है, इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट इंड्यूस होता है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन एन एसी जनरेटर चेंजेस वंस इन ईच। अभी आपने जब एसी जनरेटर पढ़ा तो आपने पढ़ा, आपको याद आता होगा जब आपने आर्मेचर के बारे में पढ़ा कि आर्मेचर था ए बी सी डी, हमने देखा कि इसमें से करंट ऐसा फ्लो हो रहा था। अब जब आफ्टर 180 डिग्री ऑफ रोटेशन, आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन ए बी नीचे चला जाता था और सी डी ऊपर चला आता था, ये होता था ए बी सी डी। अब इसमें से क्या होता था? करंट उल्टा फ्लो हो रहा है। तो कितने डिग्री के बाद हो रहा है? 180 डिग्री के बाद। 180 कहीं पे दिया है क्या? 180 नहीं दिया। 2 रिवॉल्यूशन मतलब कितना? 2 रिवॉल्यूशन मतलब बोलो कि 720 डिग्री। 1 रिवॉल्यूशन मतलब क्या? 360 डिग्री। हाफ रिवॉल्यूशन मतलब कितना? 180 डिग्री। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या है कि हाफ रोटेशन, हर हाफ रोटेशन पे क्या होगा कि जनरेटर के किसी आर्म्स में से, कॉइल में से करंट अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 12, a coil of an alloy is used in an electric heater। इलेक्ट्रिक हीटर में कौन सा कॉइल यूज किया जाता है? तो नाइक्रोम का यूज किया जाता है। नाइक्रोम का मतलब Ni फॉर होता है निकेल, क्रोम मतलब होता है क्रोमियम। ये एक अलॉय होता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट इज, डायरेक्ट करंट का फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 0 हर्ट्ज होता है। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछ दिया डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेट करंट कितना, तो 50 हर्ट्ज।